हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी। आज की इस लेक्चर क्लास वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए ब्लड सर्कुलेशन कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछले वॉल्यूम में पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को ब्लड और ब्लड से रिलेटेड सब कुछ तुम लोगों को बताया था और लास्ट में मैंने प्लेटलेट तक बताकर उसका वीडियो को मैं क्लोज कर दिया था। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स ही एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड को पूरे होल बॉडी में फ्लो कराने का काम करता है। इसलिए हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसा कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स में होता है, तो हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स और तीसरा होता है कैपिलरीज। आर्टरीज जो होता है उसका जो वो थोड़ा मोटा होता है और उसका जो इनर वॉल होता है वह थिक होता है क्योंकि उसमें आर्टरी में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सप्लाई होता है। आर्टरी का जो लेयर होता है तो सबसे जो अंदर का लेयर होता है उसको हम टूनिका इंटरना कहते हैं। सबसे अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं टूनिका इंटरना और सबसे बाहर वाले लेयर को हम कहते हैं टूनिका एक्सटर्ना और बीच वाले लेयर को हम कहते हैं टूनिका मेडुला। तो 3 लेयर हो गया आर्टरी में। इनर लेयर को टूनिका इंटरना, बाहर वाले लेयर को टूनिका एक्सटर्ना और बीच वाले लेयर को टूनिका मेडुला। और इसका जो ल्यूमेन होता है यानी कि बीच में जो खाली जगह होता है वह जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, कम होता है। लेकिन भेन में क्या होता है? भेन में यह ल्यूमेन ज़्यादा बड़ा होता है और भेन से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है, सर्कुलेशन होता है। कैपिलरी जो है वह सेल, टिश्यू, भेन के जो बीच का जो क्या कहते हैं मीडिएटर है, ये सब के बीच में होता है, जो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई पूरे बॉडी को करता है, ताकि यह ब्लड कैपिलरी से लेकर भेन से लेकर और इसका कनेक्शन प्रत्येक सेल तक होता है, बॉडी के हर सेल के तक होता है। जैसा कि हम बताए हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक पंपिंग स्टेशन होता है जिसको हम हार्ट के नाम से जानते हैं। तो हार्ट का जो पार्ट होता है, हार्ट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अपर पार्ट और दूसरा होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। हार्ट का जो साइज होता है वो हमारी इस मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट का जो साइज होता है वह एक फिस्ट के बराबर होता है। हमारी जो एक मुट्ठी होती है, इस मुट्ठी के बराबर एक हार्ट का साइज होता है। और ये हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिचुएटेड होता है, बिटवीन 2 लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है। और उसके जो नीचे वाले कर्व पोर्शन होते हैं वो लेफ्ट साइड में लंग्स की तरफ झुके हुए होते हैं। फॉर दैट रीजन लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है बनिस्पत राइट साइड के। समझ में आ गया? तो अब आते हैं हार्ट का 2 पार्ट, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट डिवाइडेड इन 2 चेंबर and lower part also divided in 2 chambers. So the total 4 chamber situated in a heart. So heart have 4 chamber. Heart have 4 chamber. 2 left and 2 right. 2 left and 2 right. That is
अपर चेम्बर जो होता है, ऊपर वाला जो चेम्बर होता है, उसको हम एट्रियम कहते हैं, उसे हम एट्रियम, अपर चेम्बर इज कॉल्ड एट्रियम या एट्रिया एंड लोअर चेम्बर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ऊपर वाले चेम्बर को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले चेम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। अब ऊपर में दो चेम्बर हो गया, ऊपर का पार्ट में दो पार्ट हो गया, तो एक हो जाएगा लेफ्ट एंड एक हो जाएगा राइट। सो अपर पार्ट हैज टू चेम्बर, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, and all lower part also have two chamber, left ventricle and right ventricle। क्लियर? तो हार्ट में कितने चेम्बर हो गए? 4 चेम्बर हो गए। हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, इसलिए इसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, इसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अब इसकी सुरक्षा की दृष्टि से हार्ट के ऊपर चारों तरफ एक थिक लेयर होता है, एक थिक लेयर होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम, बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड हार्ट वाल एंड पेरिकार्डियम के बीच में कुछ जगह होते हैं जिसमें कुछ फ्लूइड्स भरे होते हैं, कुछ लिक्विड भरे होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को जर्क से बचाता है। अब देखो, एक थिक लेयर हमने कहा, अब ये थिक लेयर डिपेंड करता है कि किस साइड ज्यादा थिक होगा और किस साइड कम थिक होगा। तो ध्यान रखना, अपर पार्ट जो होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है हार्ट का, उसका जो पेरिकार्डियम होता है वह क्या होता है, उतना मोटा नहीं होता है जितना कि नीचे वाला होता है। यानी कि वेंट्रिकल का जो पेरिकार्डियम होता है वो ज्यादा थिक होता है। वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल का पेरिकार्डियम ज्यादा मोटा होता है। तीनों चेम्बर में सबसे ज्यादा मोटा चेम्बर, सबसे ज्यादा मोटा कवरिंग लेयर वाला जो चेम्बर होता है वह लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या कारण है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल का इतना मोटा, इतना स्ट्रॉन्ग होने का कारण क्या है? कारण वेरी सिंपल है, इसीलिए मोटा होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा अंदर लेफ्ट की तरफ घुसा हुआ लंग्स में होता है, लंग्स के तरफ अंदर की तरफ गया हुआ होता है, क्योंकि वह मोटा होता है। वो इसलिए मोटा होता है कि ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर हार्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा हार्ट है और यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है। कितना डिस्टेंस है? 1-2 इंच का डिस्टेंस है, 1-2 इंच का डिस्टेंस है। अब यहाँ हार्ट है और नीचे हमारा टो है, नीचे हमारा पैर है, यहाँ हमारा सर है। डिस्टेंस किसका ज्यादा हो गया? लंग्स से ज्यादा डिस्टेंस। इधर मेरा हाथ है, इधर ये हाथ है, ये उंगली है, तो यहाँ हार्ट से काफी डिस्टेंस है। लेकिन हार्ट को ब्लड सबको देना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का स्ट्रॉन्ग होने का कारण यही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में ब्लड भेजना पड़ता है। लेकिन राइट वेंट्रिकल को मेहनत कम करना पड़ता है, राइट वेंट्रिकल को मेहनत कम करना पड़ता है, क्योंकि उसको यहाँ से 2 इंच ऊपर यानी कि लंग्स में भेजना है। तो राइट वेंट्रिकल इसीलिए कम थिक होता है बनस्पत की लेफ्ट वेंट्रिकल के, लेफ्ट वेंट्रिकल इसीलिए ज्यादा थिक होता है। आशा करता हूं इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। अभी मैं हार्ट की बनावट, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हार्ट में 4 चेम्बर हो गए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पेरिकार्डियम बता दिया, पेरिकार्डियल फ्लूइड बता दिया। अब देखो, अब होता क्या है कि चारों चेम्बर जो होते हैं वो 4 अलग अलग वॉल से डिवाइड होते हैं, 4 अलग अलग वाइड माने क्या कहते हैं, वॉल से डिवाइड होते हैं। जैसे चारों चेम्बर अगर एक साथ रहेंगे तो ब्लड मिक्स हो जाएगा ना, तो चारों चेम्बर जो होता है वह क्या कहते हैं, डिवाइड होता है। तो किस चीज से डिवाइड होता है? सेप्टम से। जो वॉल सबको, चारों चेम्बर को
डिवाइड करता है उसको हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम, अब सेप्टम भी 4 ठो हो जाएगा, मतलब सेप्टम भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे 2 वेंट्रिकल को अलग करने वाला जो सेप्टम होगा, लोअर पार्ट में 2 वेंट्रिकल को अलग करने वाला जो सेप्टम होगा उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम। 2 एट्रियम को अलग करने वाला जो अपर पार्ट में सेप्टम होगा उसको इंटरएट्रियल सेप्टम कहेंगे। समझ में आ गया? अपर पार्ट यानी कि एट्रियम को अलग अलग करने वाले सेप्टम को इंटरएट्रियल सेप्टम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद 2 वेंट्रिकल को अलग अलग, लोअर पार्ट में वेंट्रिकल को अलग अलग करने वाले को हम क्या कहेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, जो कि काफी मोटा होगा। समझ में आ गया? अब देखो, ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी तो अलग करना है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट को भी अलग करना है। तो उस दोनों को क्या कहेंगे? तो माने एट्रियम और वेंट्रिकल को भी अलग करना है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेप्टम अलग करता है उसे हम एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं। तो सेप्टम कितने हो गए? एक हो गए इंटरएट्रियल सेप्टम, दूसरा हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम, और तीसरा हो गया एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। ये भी सेप्टम जो होता है काफी मोटा होता है, क्योंकि ऊपर वाले चेंबर को उतना काम ही नहीं है। ऊपर वाले चेंबर को क्या करना है? पुश करना, नीचे ब्लड भेज देना है। समझ में आ गया? अब बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारे शरीर के 2 पार्ट से 2 वेन के द्वारा आता है। अपर पार्ट से एक वेन के द्वारा और लोअर पार्ट से दूसरे वेन के द्वारा। अपर पार्ट से जिस वेन के द्वारा आता है उसको हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है उसे हम इंफेरियर वेना कावा कहते हैं। तो 2 वेन, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा। तो सिंपल एक हम कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी फ्रॉम द बॉडी या बॉडी टिश्यूज थ्रू वेना कावा, अब वहां से ब्लड कैरी होकर आया कहाँ? तो अपर चेंबर में जो राइट एट्रियम है, अपर चेंबर में जो राइट एट्रियम है वो आया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी फ्रॉम द बॉडी टिश्यू थ्रू वेना कावा एंड इंटर्स इनटू राइट एट्रियम। हार्ट के राइट एट्रियम में इंटर किया। राइट एट्रियम से वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसमें? राइट वेंट्रिकल में। किसमें आया? राइट वेंट्रिकल में। और उस दोनों के बीच में एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम है। तो सेप्टम को क्रॉस कैसे किया? सेप्टम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्रॉस करके तब तो आना पड़ेगा राइट वेंट्रिकल में। तो सेप्टम को क्रॉस कैसे किया? तो उस सेप्टम में एक छिद्र होता है, एक होल होता है जिसपे एक valve लगा होता है, जो valve सिर्फ ऊपर से नीचे आने की इजाजत देता है, नीचे से ऊपर जाने की इजाजत नहीं देता है। और उस valve का नाम है ट्राइकस्पिड valve, और उस valve को हम ट्राइकस्पिड valve के नाम से जानते हैं। सो इस कारण से राइट एट्रियम से ब्लड जो है वह राइट वेंट्रिकल में आ गया। समझ में गया? अब राइट वेंट्रिकल उसको पुश करेगा तो वह ब्लड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आर्टरी से हमने शुरू में बताया था कि आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, सर्कुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। यह एक्सेप्शनल है,
यह क्या है, एक्सेप्शनल है। यह सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, एक ही जगह पूरे बॉडी में हार्ट में होता है कि हार्ट से लंग्स के तरफ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वह आर्टरी से जाता है, वह आर्टरी से जाता है। तो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और फिर यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम है, तो वहाँ सेप्टम पे फिर होल होगा, तो यहाँ पर भी एक फिर से बल्ब लगा हुआ है ताकि यह बल्ब नीचे से ऊपर ब्लड को जाने देता है, ऊपर से ब्लड को नीचे नहीं आने देता है। और इस बल्ब को हम कहते हैं सेमिलुनर पल्मोनरी बल्ब। पल्मो का मतलब ही होता है लंग्स, पल्मो का मतलब होता है लंग्स, तो इस बल्ब को हम सेमिलुनर पल्मोनरी बल्ब कहते हैं। क्लियर हो गया। अब लंग्स में ब्लड चला गया, लंग्स में ब्लड जाने के बाद लंग्स में ब्लड के साथ क्या हुआ, लंग्स में ब्लड के साथ गैसियस एक्सचेंज हुआ थ्रू द एल्वियोलाई, थ्रू द एल्वियोलाई लंग्स में ब्लड का क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ। लंग्स को अपने अंदर से कैरीड कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले लिया। अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से थ्रू द पल्मोनरी वेन, जबकि हमने क्या बोला कि वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, लेकिन यहाँ पर वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है, यानी कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में हार्ट के आ रहा है, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा आ रहा है। ये भी एक्सेप्शनल है, ये भी एक्सेप्शनल है। तो अब लंग्स से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन आया लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से फिर वो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो स्वाभाविक है कि फिर वहां पर एक होल होगा एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम में, और उस होल के पास भी एक बल्ब होगा जो सिर्फ ऊपर से नीचे आने की अनुमति देगा, ब्लड को नीचे से ऊपर जाने की अनुमति नहीं देगा। और उस बल्ब को हम कहते हैं बाइकस्पिड बल्ब या माइट्रल बल्ब भी उसको कहते हैं, बाइकस्पिड बल्ब और माइट्रल बल्ब कहते हैं। समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब उस ब्लड को पंप करेगा तो थ्रू द एरोटा वह होल बॉडी में जाएगा, थ्रू द एरोटा होल बॉडी में जाएगा। तो फिर वहां पर एरोटा अटैच जो है वह लेफ्ट वेंट्रिकल से है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच है, तो स्वाभाविक है कि एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम में फिर वहां पे होल होगा, तो वहां भी एक बल्ब होगा जो बल्ब ब्लड को सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाने की इजाजत देगा, ऊपर से नीचे आने की इजाजत नहीं देगा। और उस बल्ब को हम सेमीलुनर एरोटिक बल्ब कहते हैं, क्योंकि वह एरोटा के ऊपर में है, इसीलिए उसको सेमीलुनर एरोटिक बल्ब कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हार्ट के पास 4 चेंबर हो गया, तो 4 बल्ब भी हो गया, ट्राइकस्पिड बल्ब, सेमीलुनर पल्मोनरी बल्ब, सेमीलुनर एरोटिक बल्ब एंड बाइकस्पिड बल्ब और माइट्रल बल्ब। चेंबर भी 4 हो गया। अब पूरे बॉडी में एरोटा के द्वारा ब्लड का सप्लाई हो गया। तो एक बार बॉडी से ब्लड निकला और फिर बॉडी में जाने से पहले ब्लड को 2 बार हार्ट में आना पड़ा। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो हार्ट में 2 बार ब्लड आकर जाता है, इसीलिए हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं, और हार्ट को हम लोग डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। समझ में आ गया।
क्लियर। अब आइए, अब जो है हार्ट में भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट में भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, कि नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए काम करेंगे खुद भूखे रहेंगे, हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, हार्ट को भी जो है सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हार्ट का जो, तो हार्ट के वॉल में एक साइनस होता है जो एक ड्रेनेज की व्यवस्था है। साइनस क्या है? एक ड्रेनेज पाइपलाइन है जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट इंफेरियर वेना कावा को भेजता है, डायरेक्ट इंफेरियर वेना कावा को भेजता है। अब देखिए, बच्चों को हमेशा ये कंफ्यूजन है कि हार्ट में जो वेन और जो आर्टरी होते हैं वो वही सब कुछ होते हैं। नहीं बेटा, जो अभी तक हमने तुम लोगों को बताया कि हार्ट में जो वेन या पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी या वेना कावा या एरोटा, ये सब कुछ जो है यह बॉडी के लिए है, बॉडी के अदर ऑर्गन्स के लिए है, बॉडी के सेल एंड टिश्यू के लिए है। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ब्लड के लिए अपना खुद का एक सिस्टम है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को जिंदा रखने के लिए, हार्ट को पोषण देने के लिए सप्लाई करता है और यूज होता है। और उस आर्टरी और उस वेन को हम जानते हैं कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन के नाम से। कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन ये एक ऐसा ब्लड वेसल है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लिए काम करता है। तो जो भी हार्ट में ब्लॉकेज या हार्ट में कोई प्रॉब्लम, हार्ट का चौक होना, हार्ट का जाम होना, ये सब कुछ जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन में ही होता है। और इसी को हम हार्ट डिजीज कहते हैं। आपके एरोटा में हुआ उससे हार्ट को कोई मतलब नहीं है, आपके कहीं कुछ हुआ, वेन में हुआ, वेना कावा में हुआ, उससे उसको मतलब नहीं है। बॉडी में इतने सारे ब्लड वेसल्स हैं, कहीं से मतलब नहीं है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुआ यानी कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट को प्रॉब्लम है। बाकी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होने से हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे तो हार्ट खुद स्वतः काम करने वाला ऑर्गन है, लेकिन फिर भी हार्ट जो है सिग्नल पर कंट्रोल किया जाता है। हार्ट का माने जो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है थ्रू द ब्रेन, थ्रू द ब्रेन। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि हार्ट को डबल सर्कुलेट होने में, डबल सर्कुलेट मैंने एक बार बॉडी से ब्लड निकालकर फिर बॉडी में जाने के लिए 2 बार जो हार्ट में आना पड़ा, इस पीरियड में जो, इसी को हम हार्ट साइकिल कहते हैं कि जितना बार बॉडी से निकलकर फिर बॉडी में ब्लड जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से निकलकर हार्ट में आकर लंग्स में जाकर, लंग्स से हार्ट में आकर फिर बॉडी में जाएगा। यह एक बार गया तो यह एक साइकिल हुआ। ये सारा जो है आपको यही हार्ट साइकिल कहलाता है। और हार्ट साइकिल को एक बार करने में जो है वह 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। और 0.8 सेकेंड तो 1 मिनट में हार्ट लगभग 75 टाइम्स यह साइकिल दोहराता है, यानी कि और एक साइकिल में 70 ml ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और ये साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है सारा का सारा थ्रू आउट योर लाइफ। अब हम थे कि इसको कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम करता है। तो नर्वस सिस्टम जो होता है तो ब्रेन इसका कंट्रोल करता है। देखते होगे तुम लोग कि जब आप गुस्सा में होते हो, आप गुस्सा में होते हो, आप एक्साइटेड ज़्यादा होता हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ गया? आप हार्ट को, आपके गुस्सा से हार्ट को क्या लेना देना है? आप अगर गुस्सा में है
तो उससे हार्ट को क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हार्ट अपना बीट क्यों बढ़ा दिया? आपका हार्ट बीट बढ़ गया, जल्दी जल्दी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। दरअसल होता क्या है कि ईच साइकिल में ब्लड को, हार्ट को ब्रेन से सिग्नल मिलता है, लेकिन जब आप गुस्सा में होते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, तो आपका ब्रेन सही से सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहा होता है। उस कंडीशन में हार्ट पूछता ही रह जाता है, भाई कितना लेना है, कितना देना है, कितना लेना है और कितना देना है। एक बार पूछा, दो बार पूछा, उसको 0.8 सेकेंड टाइम है, ब्रेन तो झगड़ा करने में मौजूद है, उसको तो इसका सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, ब्रेन तो कहीं और कन्वर्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया। वैसे कंडीशंस में क्या होगा कि हार्ट जो है अपनी मर्जी से काम जैसे ही स्टार्ट करेगा, हार्ट अपनी मर्जी जैसे ही चलाने लगेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि हार्ट को जितना मन है बॉडी से ब्लड ले रहा है, जितना मन है उतना दे रहा है। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई समझाने वाला उसको नहीं है, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। समझ में आ गया? अब जो है सो हार्ट को सिग्नल, हार्ट में रिसीव कौन करता है? ब्रेन से जो सिग्नल आता है हार्ट को, तो हार्ट में सिग्नल रिसीव कौन करता है? तो हार्ट में जो सिग्नल रिसीव करता है, उस सिग्नल रिसीव करने का एक ट्रांसमीटर लगा होता है छोटा सा, राइट एट्रियम के अपर साइड में। राइट एट्रियम के अपर साइड के कोना में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जिसे हम SA नोड कहते हैं, सीनो एट्रियो नोड, सीनो एट्रियो नोड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पेस मेकर के नाम से जानते हैं। वही पेस मेकर है, वही पेस मेकर, वही नोड जो है वह ब्रेन से सिग्नल रिसीव करता है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद उसी राइट एट्रियम के नीचे वाले पोर्शन पर एक और नोड होता है, एक और ट्रांसमीटर लगा होता है जिसे हम AV नोड कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकल नोड कहते हैं। ये AV नोड क्या करता है कि राइट एट्रियम का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चेंबर खाली हो गया कि नहीं हुआ, ये देखता है, अनलोडिंग का काम करता है राइट एट्रियम को। और जैसे ही पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, तब यह AV नोड राइट वेंट्रिकल को सिग्नल भेजता है कि अब आप इसको लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए भेजिए, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल को सिग्नल देता है कि आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया होगा, आप उस ब्लड को पूरे बॉडी में भेजिए। तो ये सिग्नल जाता कैसे है? तो इसमें AV नोड से 2 फाइबर्स निकलते हैं। 2 फाइबर्स माने शुरुआत में तो एक ही फाइबर्स निकलते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वह फाइबर बंडल जो है वो फाइबर का जो बंडल है वो ब्रांच्ड हो जाता है। फाइबर का बंडल ब्रांच हो जाता है, एक लेफ्ट के तरफ और एक राइट के तरफ, एक लेफ्ट के तरफ और एक राइट के तरफ। ऐसे जैसे हार्ट से ऊपर से ऐसे आया और ऐसे आकर ऐसे हो गया, और उसमें कई ब्रांचेस निकल गए। एक लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ चला गया, एक राइट वेंट्रिकल के तरफ चला गया। यानी कि एक जो होगा वह लेफ्ट वेंट्रिकल को सिग्नल देगा और एक जो होगा वह राइट वेंट्रिकल को सिग्नल देगा। और ये जो ब्रांचेज जो फाइबर हो गए, जो फाइबर ब्रांचेज होके लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के तरफ चले गए, इस फाइबर को हम पुरकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। यही फाइबर पुरकिंजे फाइबर है जो AV नोड से कंट्रोलिंग सिग्नल लेकर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के चैम्बर के पास आता है। क्लियर? ये सारा का सारा प्रोसेस हार्ट के अंदर होता है और इसको कंट्रोल करता है SA नोड एंड AV नोड। समझ में आ गया? और इसी को हम नोडल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दोनों नोड है,
इसीलिए ऐसे नोड को और एवी नोड को हम नोडल टिश्यूज भी कहते हैं। द फंक्शन ऑफ, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोडल टिश्यू। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोडल टिश्यू तो सुने ही नहीं, तो ऐसे नोड और एवी नोड, ये जो नोड है इसी नोड को हम नोडल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो आज आशा करता हूं कि इस वीडियो में तुम लोगों को सर्कुलेटरी ऑर्गन यानी कि हार्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट एक और वीडियो इस पे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हार्ट में कार्डियक डिसऑर्डर्स बाकी रह गया है, तो कार्डियक डिसऑर्डर्स अभी हम तुम लोगों को नहीं बता पाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के लिए मैं कार्डियक डिसऑर्डर्स लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो।